नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जिसके हमने 150 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे करंट अफेयर एवं प्रमुख पुरस्कार। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह है टॉयलर पुरस्कार। ठीक है, पर्यावरण का जो नोबेल पुरस्कार है वो है टॉयलर पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2026 का टॉयलर पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है टॉबी कियर्स, जो कि अमेरिकी माइक्रोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो टॉयलर टॉबी इस तरह से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, टॉयलर पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुई। इसमें इनामी राशि क्या मिलती है? तो इसमें क्या मिलती है? इसमें 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उद्घाटित हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो ये आईआईटी मद्रास में हुआ है। ठीक है, परम शक्ति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात द्विहात जो श्रीलंका में आया था, इसके दौरान भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया? तो कौन सा चलाया था? तो वो चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, दितवाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आईटी, ठीक है, 1950 में बना था, और उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, मतलब आईआईटी खड़गपुर बना था 1950 में, और इसका आदर्श वाक्य है योग्य कर्मेशु कौशलम। ठीक है, इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तो किस एक्ट के अंतर्गत आया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा पारित हुआ। फिर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता। फिर 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, चलिए इस देखते हैं इससे क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वो थी हिल्टन यंग समिति। ठीक है, इसे हम रॉयल कमीशन ही बोलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीवाई क्यूज में। अब देखते हैं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख साहब। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे ऑसबर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर थे, जबकि ये पहले भारतीय गवर्नर है, सीडी देशमुख। एमएसएमई ऋण संशोधन 2026 के तहत कोलेटरल फ्री ऋण सीमा कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, एमएसएमई की ऋण सीमा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रमुख इसरो मिशन और लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाएगा आपसे, एक जरूर साइंस एंड टेक में पूछा जाएगा। चंद्रयान 1 तो ये किससे लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था PSLV-C11 से। ठीक है, फिर है चंद्रयान 2, ये GSLV-MK3 से लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 तो ये LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था, इंपोर्टेंट है। फिर है मंगलयान, मंगलयान को PSLV-C25 से किया गया। ठीक है, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट को PSLV-C30 से लॉन्च किया गया। फिर आदित्य L1, इसे PSLV-XL-C57 से लॉन्च किया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो आदित्य L1 किसके लिए? ये सूर्य के लिए। ठीक है, सूर्य की जो भारी जो परत होती है, जिसे कोरोना बोलते हैं, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये चंद्रयान आपको पता ही है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए। मंगलयान मंगल के अध्ययन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो और प्रमुख संधियां। तो WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी? 38 है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो अब देखते हैं प्रमुख संधियां। तो पेरिस अभिसमय कन्वेंशन कब हुआ था? पेरिस कन्वेंशन ये पेटेंट डिजाइन के लिए किया गया था। ठीक है, वर्ण अभिसमय मतलब कन्वेंशन, अभिसमय तो नहीं आएगा, कन्वेंशन ही लिखा आएगा। वर्ण कन्वेंशन कब हुआ था? किसके लिए होता है? ये कॉपीराइट के लिए होता है, कॉपीराइट के अधिकार के लिए। फिर है बुडापेस्ट कन्वेंशन। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव पेमेंट के लिए किया था, पेटेंट के लिए। ठीक है, पेटेंट कराने के लिए। फिर अगला संधि देखते हैं, माराकेश कन्वेंशन। ठीक है, ये दृष्टिबाधितों के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं
उनके अधिकार के लिए किया गया था। फिर है मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये ट्रेडमार्क देने के लिए, ठीक है, ट्रेडमार्क के लिए हुआ था। फिर है पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी, जो कि ग्लोबल फाइलिंग के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये प्रमुख संधियां हैं और इसके संगठन। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDGs और पर्यावरण संरक्षण। तो SDG 10 क्या है? असमानता में कमी लाना, ठीक है। और SDG 13 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट एक्शन से, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। SDG 14 जल में जीवन से संबंधित, लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 ये भूमि पर जीवन, लाइफ ऑफ लैंड से संबंधित, ठीक है। तो टोटल कितने SDGs है? सतत गोल लक्ष्य कितने? 17 है, और जिसके टारगेट है 169, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फिर देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है। तो अरावली के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बनाई जाएगी, ठीक है, जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। चलिए आगे देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, NIB कहाँ पर है? तो ये कपूरथला पंजाब में, स्थापना हुई है 2009 में जिसकी, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 2010 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस, NGT, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना वीडियो को जरूर। अब देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव और आकलन और वैश्विक पहल। 1969, 67 और 1917 EIA की शुरुआत हुई थी अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम से, ठीक है, हस्ताक्षर किए थे रिचर्ड निक्सन ने, ठीक है। अब देखते हैं 1971 लियोपोल्ड मैट्रिक्स, इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक प्रमुख पद्धति लूना लियोपोल्ड द्वारा विकसित की गई थी। अब देखते हैं ब्रिटलैंड आयोग, ठीक है, 1987 में हुआ। इसकी रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। इसी से सतत विकास लक्ष्य का विचार दिया, ठीक है, SDG जो आए, SDG इसके जो विचार कहाँ से आए? ब्रिटलैंड आयोग से ही आया, 1987 में, इंपोर्टेंट है। फिर है 1992 एजेंडा 21, जिसे हम रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बोलते हैं। तो इसमें अपनाई गई सतत विकास कार्य योजना, ठीक है, 21 का अर्थ है 21वीं सदी। इसके 4 प्रमुख खंड हैं जो कि, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और हरित गृह प्रभाव। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया और लागू हुआ? तो 1997 में अपनाया गया। किसने? जापान में हुआ था। और लागू कब हुआ है? 2005 में हुआ है, ठीक है। क्योटो में दोहा संशोधन कब हुआ? तो ये 8 दिसंबर 2012 को हुआ। फिर है ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की? तो वो थे जोसेफ फूरियर, ठीक है, कौन थे? जोसेफ फूरियर। और इन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि जो पृथ्वी है उसे एक उसमें बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्रीन इफेक्ट ऐसी कार्य करता है, इसमें क्या है, बहुत सारी गैसें चारों ओर वो हो जाती हैं, पृथ्वी के जमा हो जाती हैं और ये एक घेरा बना लेती है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरोकार्बन और परक्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ये प्रमुख गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें संतुलित तापमान रहता है 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के -18 डिग्री तक पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जरूरी भी है हमारी पृथ्वी के लिए। पारिस्थितिक प्रक्रिया, जैव आवर्धन और सुपोषण। तो जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहले कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके द्वारा क्या होता है, विषैले पदार्थ जल में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर जल में मिल जाते हैं तो जीवों के ऊतकों में प्रवेश करते हैं, और जब इन जीवों को जो मानव खाता है तो खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता का संचयन में वृद्धि होती है, ठीक है। तो जो ये नुकसान करते हैं ह्यूमंस को और आगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन व डेड जोन। तो सुपोषण क्या है? फॉस्फेट नाइट्रेट युक्त उर्वरक, ये वर्षा द्वारा तालाब में बह जाते हैं, ठीक है। और जल में शैवालों का अत्यधिक विकास होने लगता है, एल्गी ब्लूम, ठीक है। और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है डेड जोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
तो फ्लोर फॉस्फेट और नाइट्रेट जो है उर्वरक है एक तरह के, तो इससे क्या है, ज्यादा पोषण पहुंच जाता है, सुपोषण, जो कि जिससे शैवालों में वृद्धि होने लगती है अचानक ही। और जब शैवाल पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं तो उन्हें पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम पारिस्थितिक परिमण परि पिरामिड, जो कि 10% ऊर्जा का नियम। तो पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी? तो ये थे चार्ल्स एल्टन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। चार्ल्स एल्टन साहब ने पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना दी थी। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो ये दिया था लिंडमैन ने। ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने। इसमें क्या कहते हैं, 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जैसे कि हमने एक पोषण स्तर में 1000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण की, फिर जो उसे ग्रहण करेगा अगले जो पोषण स्तर है उसमें 100 कैलोरी ऊर्जा जाएगी, फिर उससे अगले में जाएगी 10 कैलोरी ऊर्जा, फिर उससे अगले में जाएगी 1 कैलोरी ऊर्जा। तो यही है 10% ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला कितने स्तरों के बाद रुक जाती है? तो ऊर्जा हानि के कारण 4 या 5 स्तरों के बाद रुक जाती है खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक अनुकरण की प्रक्रिया किसने बताई? तो ये थे फ्रेडरिक क्लीमेंट। ठीक है, 1916 में बताई थी, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, मरुस्थलीकरण रोकथाम में संरक्षण। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। इसका लक्ष्य क्या है? मरुस्थलीकरण से लड़ना और सूखे के प्रभाव को कम करना। नोट वर्ष देखते हैं, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, रेड लिस्ट। फिर है CAZI, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में होती, कहाँ पर? ये होती जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का मास्टर माइंड में NDMA, राष्ट्रीय प्राधिकरण एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया। इसमें कुल कितनी अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, और इसमें स्थानीय प्राधिकारी आते हैं। और SDMA राज्य प्राधिकरण, वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर DDMA जिला प्राधिकरण, इसमें नोट धारा 27 अधिवेशन, धारा 29 नियुक्ति और धारा 30 शक्तियों संबंधित है। फिर अध्याय 5 सरकारी उपाय। ठीक है, अलर्ट 2024 संशोधन अपडेट, धारा 20(2)(c) के तहत जब राज्य का पुलिस महानिदेशक DGP राज्य कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम आपदा वित्त पोषण और प्रमुख शिखर सम्मेलन, पुराना फंड और नया विलय सुधार। तो CRF, कैमिलिटी रिलीफ फंड। ठीक है, इसके बाद क्या है? SDRF, राज्य आपदा मोचन में विलय कर दिया गया था। फिर NCCF, नेशनल क्लाइमेट कंटीजेंसी फंड, ये NDRF में विलय कर दिया था। ठीक है, और SDRF योगदान मुख्य अनुपात, तो सामान्य राज्य में 75-25 का अनुपात होता है, 75 केंद्र देगा और 25 राज्य देता है। जबकि विशेष श्रेणी में 90-10 का होता है। ठीक है, ज्यादातर विशेष श्रेणी में जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं या विशेष राज्य होते हैं, इनका अनुपात 90-10 का ही होता है। ठीक है, NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व क्या है? तो ये 2.5 लाख आबादी के लिए 250 करोड़ का राहत भंडारण उपकरण भंडार है। ठीक है, NDRF। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ये देहरादून, उत्तराखंड में हुआ है। इसमें 3 नए रडार बनाए गए, हरिद्वार, पंतनगर और ओली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया था? 13 अक्टूबर 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी फंड रिसाइलेंस एंड नॉट डिजास्टर्स। ठीक है, 1989 में शुरुआत हुई है। तो ये थीम जरूर याद रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल अग्निशमन सेवा और भूजल बोर्ड। तो यूपी अग्निशमन सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? तो वह हम बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वी सर्व टू सेव। अगला क्वेश्चन, इतिहास और स्थापना। तो 1925 से पूर्व केवल KAVL
केवल शहरों में थी, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ में। विविध शुरुआत हुई है 1944 में, 8 स्टेशन और 198 कर्मचारी थे। ठीक है। अग्निशमन दिवस कब मनाया था? तो ये 14 अप्रैल को मनाया था। युवाओं के लिए सचेतन योजना चलाई जाती है इसके अंदर। केंद्रीय भूजल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा और केंद्रीय जल आयोग कब से अभियांत्रिकी सेवा 1965 से की जा रही है। जल आयोग 1945 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सलाह पर बनाया गया था। ठीक है। तो केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा कब से की जा रही है? तो 1965। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर 150 इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, कितने? 150। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए।